नेक्स्ट पार्ट। टर्मिनल 1 से जो परवाज इनको मिली इनमें भी उस्मान शब्बीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात खामोश करके वो अब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए और इनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में किधर जाना है, क्यों जाना है? सबानजी यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतनी बुलंद आवाज में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचे होकर इनको देखा। सबानजी। इससे आगे खातून ने कदरे 27 से चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझ में न आए। जवाबन उस्मान शब्बीर ने अपनी भारी भरकम आवाज में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ा कर वापस रुख फेर गई। आपने इनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से इन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बता। ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आजाद ख्याल कब से हो गए कि जवान बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं, हम पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबरान हैं जो 2 रोज कबल रवाना हो चुके हैं, मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो ख्याल रखना के। और फिर इनका आवाज शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त इन्हें भूल गई थी अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझलाकर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफुसून मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पे सफेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंजर के शहर में खोती चली गई जहां सिकंदर का तुर्की इसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज उतरने के ऐलान होने लगा तो नहायत जबरदस्ती उस्मान शब्बीर ने अपना विजिटिंग कार्ड इसे थमाया। इस पे मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हुए हैं। कभी कभार मैं घर पे नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, मगर ऑफिस के नंबर पे मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्ट मेरी प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना, और वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, जरूरत पड़ सकती है। उस्मान शब्बीर से बमुश्किल जान छूट रही थी। इनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहान रूह था। फिर भी इनके इसरार पर इसने अपनी सुनहरी पाउच में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़ था। ये इसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो दो खित्तों को वहां मिलाता था, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या अनातोलियन तरफ। अनातोलियन तरफ को उर्फ आम में पुराना शहर भी कहा जाता है। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियां धकेलते आगे आई तो रूमी फॉर्म के अरकान इनको मिल गए जो इन्हें लेने आए थे। रूमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई है ना। हया डीजी ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्म जोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने इनसे बैग ले लिया। आइए, बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है। चुगताई ब्रदर्स प्लीज पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरफ डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनके आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के इस सपूत ने इनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मामला वो सारी जिंदगी हल नहीं कर सकी। कभी इम्कान ये था कि चुगताई की अंग्रेजी कमजोर थी, जिसके बायस वो इनका मुद्दा समझ नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोस में तब्दील करवा ली थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 55 रुपए का था और 1 यूरो 150 रुपए का। 55 125 डीजे जेरे लफ करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर निकल आई थी। एयरपोर्ट का दरवाजा खुलते ही सर्दी की ऐसी यख बस्ता हड्डियों में घुसती खून मुंजमद करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया था कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ गए। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा से भी
कई गुना ज्यादा सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पे लपेट लिए, वो थरथराने लगी थी। इनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते रखते हाँफ गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने इसे घूरकर मौजू बदल दिया। हमारी रिवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम इसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी के मजार पर लेकर जाते हैं। इससे इसका तुर्की का कयाम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर हया, ये तो हम परस्ती और शिर्क। इसने जोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश कराया, फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज में घुरका। मेजबानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी रहोगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्समे की जियारत किया करेंगे। अहमद की टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी तो वो सारा रास्ता गर्दो पेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफरनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। वो जो अमेरिकी फिल्मों वाली बुलंदों बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर ऐसा ऐसा गौर करने पर महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तहें, गोया सफेद घास हो। अजीब बात यह थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मजे से मिनी स्कर्ट और में मलबूस इधर उधर घूम रही थी। खुदा करे आज रात बर्फ ना पड़े। चुगताई ने मोड़ काटते हुए पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ जार पर डाली। हाँ, खुदा करे कि रात वाकई बर्फ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, एमी ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख के उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ जरूर पड़े, आमीन सुम आमीन। और हया ने दिल में इसकी तायद की। विंड स्क्रीन के इस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीम शान पुल से जोड़ रखा था। दो खित्तों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, इसे बोस्फोरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बास्फोरस बुर्ज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मजार पे जा रहे थे जो कि यूरोपियन हिस्से में ही था। फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के उस तरफ अनातोलियन शहर था। हमने पुल अबूर नहीं किया, इसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मजार तक आपको इसी के साथ लेकर जाना है। चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। हया ने इस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल पर से गुजरा होगा। कितनी ही दफा इसने बोस्फोरस के नीले पानियों में चांद की परियों का रक्स देखा होगा। जब वो इससे मिलेगी तो क्या इसकी आंखों में इस्तांबुल की सफेद घास सी बर्फ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी इससे मिल पाएगी? इस ख्याल में इसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह हौले से उभरा था। खिड़की के उस पार एक दराज कर लड़की चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आती। इसकी रंग इस्तांबुल के सूरज की तरह सुनहरी और आंखें भोजल और बादलों की माने सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के साथ हाथ से चाबी ली। रहमत पीछे खड़ी हाईएस की जानिब इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई। दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुशामदीद। इसकी अंग्रेजी चुस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम के बजाय अस्सलाम वालेकुम कहते थे। वालेकुम अस्सलाम। हया ने इसका बड़ा हाथ थामा तो इसे लगा इसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रूमी फॉर्म से है। मैं सवांजी से
मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। इसने कार वापस मोड़ी थी। हयात सुलेमान, खतीजा राना। इनके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर इस बात ने हिलाया। वो वाकई नूर का हाला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए कह रही थी। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला है या? डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू जुबान के मजमून में इस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था कि लफ्ज उर्दू तुर्क जुबान से निकला है, जिसके मायने लश्कर के हैं। डीजे ने चहक कर फिक्रा मुकम्मल किया। अय्यूब सुल्तान जामे के बैरूनी बाजार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सवारते जगते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बमुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहां जामे का नाम लिखा हुआ था। इसने सोचा कि जामे में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा है। हमारी जुबान में सी को अरबी के जीम की आवाज से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ले के रास्ते गुजरते हुए इसकी हैरत पे हाले ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े एतमाद से अपने सफेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। इसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हूँ? हाले ने रुककर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए इसे देखा। वहां मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रिवाज था। यानी अगर किसी का नाम जिहां हो तो वो तुर्क हजू में इसे कैसे लिखेगा? बिला इरादे इसके लबों से निकला, फिर फौरन गड़बड़ाकर डीजे को देखा। वो जरा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। इसने नहीं सुना था। हाले शॉपर डस्टबिन में फेंककर सीधी हुई और मुस्कुराकर बताया, चियान। ओह, इसने खफीफ सा सर झटका। तभी वो इसे फेसबुक पे नहीं मिला था। वो इसको जिहान लिखकर ढूंढती रही, मगर वो तो अपने नाम को चियान लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों तरफ से दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेजें बिछी थी। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पर खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी। वो अब इस सफरनामे से बोर होने लगी थी। बमुश्किल वो तीनों इस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को इनका पहला खाना एक तुर्क मेजबान खानदान दिया करता है, और वो अभी हम इसी मेजबान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बॉस्फोरस के पुल से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर इस पर छाई बेजारियत जरा कम हुई। मेजबान खानदान का घर इस्तांबुल के एक बोश इलाके में वाक़ था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने मेज पर जमी बर्फ। इनके स्कॉलरशिप को RD मीटर ने चंद बातें इन्हें जहन नशीन करवा दी थी। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारने हैं, घास पे नहीं चढ़ना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी जरूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ को रहने दे। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे मैट पर जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़्फ़क़ और मुअम्मर खातून प्यार भरी खफगी से बोली, पहले दिन कोई असूल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुशामदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामा और सर झुकाकर इनके हाथ की पुष्ट को लबों से लगाया। मुअम्मर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। इनके सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुई। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना हुआ था। लॉन्ग रूम के फर्श पर बहुत खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहां अलग से टूंटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कितार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी पायदान और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की 6 साला नवासी
उर्वा से कुछ कह रही थी। वो 3 खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। उसी पल मिसेज अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला ले आई। हाले इसकी मुस्तैदी से मदद कर रही थी। तुम क्या कर रही थी? तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार भी है? उन्होंने सूप का डोंगा मेज पर रखा। हया ने एक नजर इस मरगूबे को देखा। जी, मेरी फुप्पो ही हैं इधर। वो सूप को दसदीदा निगाहों से देखते हुए बोली। किधर रहती हैं? उधर। इसने पर्स से वो मुड़ा तुड़ा कागज निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नजर इस कागज को देखा और फिर इस बात में सर हिलाया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें इनसे। खाना शुरू करो। इसने कागज वापस हया की जानिब बढ़ा दिए। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखे मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल को तो देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए हौले से उर्दू में बोली। मिसेज अब्दुल्ला ने नासमझी से इसे देखा। ये कह रही है कि इन खवातीन का खलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जमानी करते हुए मेज के नीचे से इसका पैर जोर से कुचला। ओह, शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगे। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते थे। वह जायके में शक्ल से बढ़कर बदमजा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगे। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। नौबतका मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चमचा भर रही थी तो खवातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा खत्म हुआ तो खाना आ गया और इससे भी बढ़कर बदमजा। एक चावलों का पुलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पेश के साथ बोला जाता है, मगर यहाँ इसे पुलाव के तले जेर के साथ बोला जाता है पिलाव। शक्ल में उबले हुए चावलों से मुख्तलिफ ना था। साथ चने का सालन और मुर्गे की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमजा खाने मजीद हालत खराब कर रहे थे। वही तुर्क खवातीन ही खा रही थी। पिलाव का प्याला भी खत्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेजबानों के बरअक्स वो इसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह इनकी खुलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही इनका तरीका था कि प्याला एक ही दफा भर कर रखा जाता है। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ाकर इसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर इसे देखने लगे। हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पांव डीजे के पांव पे रखा। फैमिली फ्रंट की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफा अकेली यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से वास्ता तो नहीं पड़ेगा। हया खिफत से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और इन्होंने मेज भर दी थी, फिर भी इसके नखरे खत्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेतहाशा बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। कतई नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायीद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रही। इनके चेहरे पे कुछ ऐसा था कि हया इन्हें देखती गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा राब्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि कांटे की कान से टकराने की आवाज सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। सो बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है बबूक। इस जजीरे पे इसका माफिया राज करता है और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। इनकी बेटी ने खफगी से इनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं।
और एक्सचेंज स्टूडेंट्स कान खोल कर सुन लो, हाले ने कदरे तिलमिला कर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है, ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं, या कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपने तय बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थीं। खदीजा भी इनकी बातों पर मुतमईन होकर शक्करपारे खाने लगी, मगर हया के हलक में वो बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू ज़ेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसने उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुज़महिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा का काम का जिक्र कर रहा हो। वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसाने को मरकज बनाकर पाशा का कोई वजूद वाकई ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पे अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर इन्हें देखा। इनकी झुर्रियों ज्यादा चेहरे पे सच्चाई बिखरी हुई थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुन सी हुई इन्हें देखती गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सम सूरत में इनके सामने आ गया था, या इनकी अकल वाकई इनका साथ छोड़ रही थी? नेक्स्ट पार्ट। शाम के साथ गहरे पड़ रहे थे जब वो सबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सबांजी उम्राह की जामिया थी। वहां 4 माह के एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम ना थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाकई वो कदरे गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसकून दिखती थी। चूंकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीब 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए सबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। इसके तमाम तलबा और तालबात बशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पे ऊंची इमारतें खड़ी थी। वो इनके रिहायशी रूम ब्लॉक से अंग्रेजी हर्फ एल की सूरत खड़ी 3-3 मंजिला इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकनियां बनी हुई थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पे थे और 6 दूसरी लकीर पे थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाले ने इसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का रूम ब्लॉक, जिसको हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थी जो ऊपर तक दे जाती थी। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ की मोटी तह थी। जरा सा पांव फिसले और आपकी टांग इस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बमुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मेट्री का दरवाजा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम। क्योंकि खदीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। इसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में तुम बदलवा सकती हो, रूम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट्स की टेलीफोन एक्सचेंज इसकी मेज पे होती है। आजकल छुट्टियां, अक्सर तालिबे अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पे कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मनाती हैं। कोई मसला हो तो मेरा ड्रॉम ब्लॉक B4 में है, ओके? मुस्कुराकर वो बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से इसे देखा और हाले के हमराह सीढ़ियां उतरने लगी। हाले, सुनो, इस इमारत के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पुकारा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतरने लगी। हया एक झुरझुरी सी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक डबल स्टोरी बंक रखा हुआ था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी एक बेड होता है, मगर इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल बनी हुई थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहां एक आरामदेह बेड था। मेज पर एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज की कुर्सी खींच कर निढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन के बजाय
अजीब सी उदासी में घिरी हुई थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी इसने दरवाजा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाजा खुला और इसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। इसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर मुतफ्फल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो सिबांची के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वह मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ वो एक सन्फ वाले अफराद ही रह सकते थे। वो बददिल से होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफेद और स्याह तस्वीर आवेजा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था मगर खून के कतरों को बेहद शौक सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झुर्री से लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहां एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। इसकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और इससे बढ़कर भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरद सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बैंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कितार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म, हर धार का चाकू जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लगी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान में दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे इसने पहले जीने पे कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पुष्ट के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी, वो जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतर के इसने जैसे ही बर्फ पे कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोर शोर से बर्फ गिर रही थी। ताजा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे। सफेद गाले इसके बालों और जैकेट पे आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की B2 की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में वो दम लेने के लिए रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल गई थी। इसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाजा झट से खुला और किसी ने हाथ पकड़कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर करती तो मैं मर चुकी होती। डीजे भी इसी तरह की तनहा और खौफजदा लग रही थी मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे मैं सोऊं किधर? इन 3 खाली बेडों पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। फिलहाल यहाँ ना हाले है ना तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। आप बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे बड़बड़ाए जा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीब बैंक की सीढ़ियां फैलाकर ऊपर कंबल में लेट गई। हया वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने इसे पुकारा। इसकी पलकें इतनी बोझल थी कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा था। अच्छा, इसका जहन गनुदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सिर्फ सफर की थकावट के बाहिस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट।